जैन सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट हो गया। घर में शादी पड़ गई थी और उस शादी में थोड़ा बिजी हो गए थे हम, और अपने परिवार की शादी थी। आज हम शुरुआत करते हैं आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आइए आपको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं, एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास के ऊपर में आते हैं। बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस शीट ये चल रहा है, और हम लोग अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उन सब थ्योरी का आप अब यूज करेंगे प्रैक्टिकल में। आप ये भी देखेंगे कि भाई उससे जितना भी पढ़ाया हुआ चीज था उसमें खूब ये मैच कर रहा है। हमारा प्रैक्टिस सेट पर विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो मेरा पहला शुरुआत होता है क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट क्या उपयोग किया जाता है? वो Ctrl+Z होता है। याद रखिएगा, अगर हम Ctrl+R की बात करें, देखिए हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे। ऐसा करना है कि रिटन एग्जाम हमारा पूरा क्वालिफाई होना चाहिए। जितने भी हमसे ऐप के लोग पढ़ रहे हैं, आप सबसे हमारा उम्मीद है कि आप जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अगर कोई आपको समस्या हो रहा है तो आप हमें कमेंट, आप हमें मैसेजेस करिए। आपकी सारी मैसेजेस को हम लोग देखते हैं, हमारी टीम देखती है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए हमारा Ctrl+Z, और याद रखिएगा Ctrl+Y से हमारा होता है रीडो, और Ctrl+Z से होता है हमारा अंडू। अंडू मतलब हो गया कि लास्ट टाइम एक्टिविटी को वापस करना, और लास्ट टाइम एक्टिविटी जो वापस कर लिया उसको दोबारा से लाने के लिए हम यहाँ रीडो का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+Y से रीडो हो गया, Ctrl+Z से अंडू हो गया। और अगर आप बात करेंगे Ctrl+R की, तो Ctrl+R हमारा एक्सेल के अंदर में राइट फिल होता है, और MS वर्ड के अंदर में हमारा राइट अलाइनमेंट होता है। मैंने आपको ये बात बताई हुई है। तो राइट अलाइनमेंट MS वर्ड के अंदर में आ गया, और MS एक्सेल के अंदर में राइट फिल हमारा आया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आपको हर जगह इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं भी ये मिल सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी फैक्टर नहीं है। हमारे ऐप के ऊपर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और उसका डिस्कशन हम आपको खुद वीडियो में दे रहे हैं। हमारा एक बात और याद रखिएगा, F2 से होता है मेरा फील एडिट, यानी अगर हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 से कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। कह रहा है कि डाटा नेटवर्किंग के संबंध में नियम और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट है जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से नेटवर्क एक माध्यम पर सूचना आदान प्रदान करता है। यानी एक ये क्वेश्चन आपको अक्सर हर जगह देखने को मिलता है कि हमारे जो है नेटवर्क की मीडियम क्या है, नेटवर्क की माध्यम क्या है, आदान प्रदान कौन सा करता है, और इन सभी को कौन नियंत्रण करता है, और उस नियंत्रण करने वाले नियम और कनेक्शन का औपचारिक सेट कौन करता है? तो प्रोटोकॉल करता है। वो प्रोटोकॉल हमारा क्या हो गया, जो सारे इंटरनेट के ऊपर के जितने भी वायरसेज, या जब हम कोई चीज डाउनलोड या इंस्टॉल या अनइंस्टॉल है तो उसके द्वारा आदान प्रदान वाली नियमों और शर्तों को कौन फॉलो करता है? उसका प्रोटोकॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? अगर आपने ये शीट टेस्ट ऐप के ऊपर में नहीं लगाई है तो जाके आप पहले टेस्ट के ऊपर में ये शीट ऐप के ऊपर में जा करके ये शीट को मारिए, और शीट लगाने के बाद आप जो है ऐप पर ही इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं। तो इसको ऐप से जा करके पहले टेस्ट लगाइए और फिर हमारा आगे बढ़िएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक एक मान्य प्रकार नहीं है? तो डीबगर, कंपाइलर और दुभाषीय, मतलब कि उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, और उसके बाद असेंबलर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज के क्षेत्र से क्वेश्चन है। देखिए बेल्ट्रॉन लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ दिया है। अब डीबगर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है? तो डीबगर होता है जब कोई हमारे वेबसाइट को रन कराना होता है, और उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि बग वगैरह को फाइंड करें, उसको डीबगर बोलते हैं। कंपाइलर हमारा होता है जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में ट्रांसफर करता है। इंटरप्रेटर जो लो लेवल को हाई में करता है और हाई लेवल को दोबारा लो में करता है, उसको हम लोग
इंटरप्रेटर कहते हैं, और असेंबलर ये हमारा एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। तो 3 का आंसर जो मेरा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वो जो डी वगैरह होता है जो ये हमारे मान्य प्रकार का नहीं होता है। फिर अगला हम 4 नंबर की तरफ देखते हैं। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर सेल को एडिट करने वाली बात किया जाए तो मेरा कौन सा हो जाएगा, F2 के अंदर में हम लोग सेल को एडिट करते हैं, राइट। और अगर F4 से बात करें तो कोई भी फॉर्मूला जो है अगर हमें फिक्स करना होता है तो उसमें हम F4 का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर यहीं पर हम Alt प्लस F1 लगा दें तो ये मेरा जो है वो चार्ट आ जाता है जिस डेटा को हम सेलेक्ट किए हुए रहते। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल उपयोग दिखाते हैं। जैसे कि हम एक्सेल के अंदर में गए और हमारी यही तो खासियत है कि आपको जो भी बताते हैं वो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिससे कि बच्चे हमारे संतुष्ट रहते हैं। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को दोगुने रफ्तार में कर लो, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं, एक पॉइंट भी मत छोड़ना। अब यहाँ पर हमने अगर लिखा अंजलि कुमारी, ठीक, हमने लिखा अंजलि कुमारी, राइट, और अंजलि कुमारी लिखा और वहाँ पे अगर हमको चेंज करना है, अब उसके हम लोग चेंज करके अंजलि सिंह करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F2 दबाना होगा। या अगर हम डायरेक्ट सिंह करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इस चीज को एडिट करने के लिए F2 दबाएंगे और यहाँ कुमारी को चेंज करके क्या कर देंगे, सिंह कर देंगे। तो ये मेरी एडिटिंग की कमाल होती है, मतलब कि सेल को एडिट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला फिक्स करते हैं और उसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि रूलर बार डिफॉल्ट रूप में प्रदर्शित होता है। अब इसमें से रूलर बार हमारा के अंदर में प्रदर्शित होता है विंडो बार, टूल बार, स्टेटस बार और सिर्फ टूल दिया हो। कह रहा है कि रूलर बार जो है वो किसके यहाँ शो होता है, तो इसके नीचे, माने किसके नीचे में दिखाया जाता है। तो आप MS एक्सेल को आप खोल के देखिए या MS वर्ड को खोल के देखिए। ये MS वर्ड से ही सवाल है और ये हम MS वर्ड में हम इनवर्ड लिख के खोलते हैं और इसको खोलने के बाद आपको दिखाते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये रूलर बार की बात कर रहा है, यानी इस वाले की बात कर रहा है। तो किसके नीचे दिखा रहा है, मेरा टूल बार के नीचे में शो हो रहा है। तो टूल बार के नीचे में हमारा इसका शो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। तो ये सही बात है कि गलत बात है, तो पहले हम इसको फॉलो करते हैं। आप एग्जाम में रट के एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आप समझिए और पढ़िए, इसको मन लगा करके पढ़िए। एकदम जैसा जैसा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ये सब प्रीवियस ईयर के बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, फिर से थ्योरी भी पढ़ाएंगे जैसा आपको पढ़ा रहे थे। तो उस सबको मन लगा करके पढ़िए, तब जाके आप सफल हो पाइए। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए सबसे पहले रिव्यू टैब पर जाइए। पहले आइए, आपको एक्सेल के अंदर में आपको लेके आते हैं। एक्सेल में आए और सॉरी, ये रहा हमारा एक्सेल और आपको दिखाते हैं इसके बारे में पूरा। यहाँ कह रहा है कि कहाँ जाना है, हमें रिव्यू टैब पर जाना है, राइट। अब हमको जाना है रिव्यू टैब के अंदर में, तो हमने रिव्यू पर चले गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। हमने यहाँ पर गया और प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक भी कर दिया। यानी ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में। तो चेंज ग्रुप यहाँ की बात कर रहा है, चेंज ग्रुप यहाँ की बात हो रही है। चेंज ग्रुप के अंदर में प्रोटेक्ट शीट, तो बात सही है। और प्रोटेक्ट शीट वर्कबुक पर क्लिक करें, यानी इस पर हमारा वर्कबुक पर क्लिक करें। तो ये मेरा जो है ये सही बात है, एकदम सत्य बात है, तो इसको हम कर देंगे सत्य। उसके बाद 7 नंबर में आएंगे कि GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कौन काम करता है। एक तो फुल फॉर्म पूछ रहा है कि GUI के बीच में, यानी एक हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कौन काम करता है। तो बात सिंपल सी है। तो GUI के बीच में हमारा जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट काम करता है। अब GUI के बारे में थोड़ा सा आपको हम लिखाएंगे, तभी आप लिख लीजिए। हमने कहा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और GUI हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये हमारा जो है प्रयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है। इंटरफेस का मतलब हो गया कि दोनों बीच के संबंध, यानी दोनों बीच में जो कैसे वर्क होता है, उसमें हमारा GUI जो हमारा वर्क करता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके पहले कुछ आप इसके एग्जांपल्स ले लीजिए, जो हमारे GUI के एग्जांपल हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। जो मेरा हो गया कौन सा, विंडोज 7 हो गया, 10 हो गया, या अगर आप बात करोगे तो एप्पल
एप्पल सिस्टम के बारे में हो गया जो कि मेरा 7, और ये क्रोम ओएस, और उसके बाद हमारा एंड्रॉयड ओएस। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि GUI जो है वो मेरे इंटरफेस के रूप में काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के रूप में। 8 नंबर में आइए, कह रहा है कि एक्सेल में स्तंभों कॉलम को यानी सारे कॉलम को किस लेवल में किया जाता है। अब देखिए, अब ये हमारा बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया कि ये जो एक्सेल स्तंभ मतलब होता है कॉलम, और कॉलम की वैल्यू जो होती है वो कॉलम बोलते हैं ABCDEFG, और हमारा लास्ट कॉलम होता है XFD, जिसकी अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो वो हो जाएगा 16,384। और अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करोगे, ये सब बात लिख लेना, नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे आएंगे वो कितना आएंगे 16,384। और नंबर ऑफ रो अगर आ जाएगा, नंबर ऑफ रो की बात करोगे आप तो इसमें आ जाएगा 10,48,576। तो 16,384 हो गया और 10,48,576 हो गया रो। इसमें कह रहा है कि एक्सेल में स्तंभ मतलब कॉलम को किस के रूप में लेबल किया जाता है, ABC के आदि में या 1 2 3 के आदि में, या ये मतलब कि किस लेवल में किया जाता है। तो मेरा हो गया 8 का ए, इसके रूप में होता है। 9 तारीख में कह रहा है कि पार्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर मतलब ये वाला बुंदा एक बॉक्स में बदल जाता है जिसके ऊपर एक छोटा सा, अब कोई यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, तीर होता है जो दर्शाता है कि आप पार्टी रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए आप कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, समझिए मेरी बात। तो कह रहा है कि पार्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है। अब ये पार्ट क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में कि कैसे खींचा जाता है, कैसे हमारा जो बॉक्स है वो किस तरीके से एक शेप में बदल जाता है, और उसके ऊपर में जो छोटा तीर बनता है वो कैसा होता है। तो सिंपल फिलहाल आप इसको याद रखिए कि ग्रे कलर का बनता है। ये आगे की क्लास में आपको हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारा किस तरीके से जो है वहां पे ग्रे कलर कैसे बदलता है। एक्चुअली ये हमारा एक, अभी इसको छोड़ के जाना होगा और वहां हम टाइम देंगे तो फिर मेरा डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। वो कह रहा है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना, MS पावर पॉइंट की जो संरचना है वो कैसे दिखाया जा सकता है। तो आप आउटलाइन व्यू, आउटलाइन हमारा स्टाइल व्यू, आउटलाइन व्यू और नॉर्मल व्यू और स्टैटिक व्यू। अब आप इसका आंसर देखिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका आउटलाइन व्यू, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसकी संरचना की बात अगर करें तो मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर को हम आउटलाइन व्यू में बहुत बढ़िया से दिखा सकते हैं। कैसे, आपको प्रैक्टिकली MS पावर पॉइंट खोल के दिखाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर आ गए अपने इसी वाले चैप्टर पर और यहाँ से खोला पावर PNT। देखिए पावर PNT उसके शॉर्टकट होती है, और इसकी संरचना को अगर दिखाना है ना, मान लीजिए कि आपको संरचना को दिखाना है, यहाँ से आइए आउटलाइन में आकर के आप पूरी स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि मेरा किस तरीके से डिजाइन हुआ है। जब आप ये डिजाइन होता है तो मेरा आउटलाइन उसका पूरा शो कराता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या, आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए, ध्यान से समझिएगा ये आपको नॉर्मल डे में बहुत काम आएगा। विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडो को विभाजित करने के लिए जो हमारा विंडो होता है ना, विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ये OS विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 अभी मार्केट में अवेलेबल है। 7 अब खत्म हो गया, 7 का यूज नहीं है, अब आता है तो हमारा 10 और 11। तो हमारी ये दोनों शॉर्टकट अभी अवेलेबल हैं। और ये रही हमारी, इसको कह रहा है कि विभाजित करने के लिए तो Ctrl W और Alt+। अब मान लीजिए कि ये शॉर्टकट हमको याद नहीं है तो हम एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब Ctrl W तो किसी हाल में नहीं होगा, सिंपल बात है। अब Ctrl S भी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि देखिए विंडो विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। आई Ctrl W तो क्लोज होता है, Ctrl S तो S सेव होता है। तो सिंपल बात है, ये दोनों में तो किसी नहीं होने वाला। अब ये विभाजित करने का शॉर्टकट मेरा ये होता है। अब इस कैसे विभाजित होता है, एक्चुअली हमारे विंडो में एक वर्चुअल डिस्क बनता है। अब वर्चुअल कैसे बनता है,
आपको आके हम दिखाएंगे कि भाई मेरा विंडो दो हिस्सा में किस तरीके से डिवीजन होता है और इसका शॉर्टकट का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ऐसे क्या हो गया, मेरा विंडो डिवीजन हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर से संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो चला ये हो गया मेरा www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये मेरा सारा जगह से कनेक्टेड होता है। 13 नंबर कह रहा है कि एक ऐसा केबल है, एक केबल तब होता है यानी इसमें से कोई एक होगा, ये केबल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करना चाहते हैं। जब आपको एमएस वर्ड हम पढ़ा रहे हैं उधर फंडामेंटल वाला थ्योरी में, तो एमएस वर्ड में आपको एक सिखाएंगे मेल मर्ज, और मेल मर्ज में जो है हमारा मेल मर्ज में दोनों चीज हम लोग यूज करते हैं, एमएस वर्ड भी और एमएस एक्सेल भी। एमएस वर्ड से हम लोग डेटा को उठाते हैं और एमएस एक्सेल में डेटा को हम लोग पेस्ट करके एक बार में ढेर सारा लेटर, ढेर सारा एप्लीकेशन और ढेर सारा फॉर्मेट तैयार करते हैं और उसी से क्वेश्चन आ गया 13 नंबर में। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक मेल मर्ज ऐसा ऑप्शन है। अब मेल मर्ज क्या होता है, ये इतनी बड़ी टॉपिक है कि कम से कम इसको 20 मिनट लगेगा बताने में, लेकिन हम आपको फिर भी एक छोटा मोटा बात बता देते हैं। देखिए ये हमारा एक मेल मर्ज होता है जो मेलिंग के अंदर में आता है, और यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज करोगे ना तो ये जब डेटा हमारा आता है वो सब एक्सेल से आता है। रिसीट नोट करोगे तो यहाँ से डेटा हमारा एक्सेल से आता है और उसको मर्ज करके हम ढेर सारा लेटर बनाते हैं। और यही बात इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा मेल मर्ज तब होता है जब एक डेटाबेस फील्ड एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। आपको मेल मर्ज हम आगे आपके ऊपर में पढ़ाने वाले हैं, घबराइए नहीं। अब 14 नंबर कह रहा है कि किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। हम इस ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट जाके टच करेंगे एक्सेल को और उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन क्या समझ लीजिए, एक वर्कशीट पर बॉर्डर लगा हुआ है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो बात सिंपल सी है, मेरी एक वर्कशीट ये रही और इस अंजलि के चारों तरफ हम एक बॉर्डर लगाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि बॉर्डर पहले से लगा हुआ है, इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने वाले के बाद फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से जाएंगे और कर देंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप मेरा अंजलि सिंह का सारा बॉर्डर हट जाएगा। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉर्डर को हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कह रहा है कि उन सभी सेल को चयन करके जिसमें बॉर्डर आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर का क्लिक करेंगे तो यही तो सही ऑप्शन होगा। इसमें क्या कर देंगे, इसको टिक मार देंगे, दिस इज द राइट आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर। अब ये पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है, ऑप्शन को आप जाके पढ़ना, वो सब एक्स्ट्रा बात दिया है। जब हम नो बॉर्डर करके निकाल लिए तो फिर मेरा आंसर आ गया। और उसके बाद ये झूठे आपको तोड़ा करके रिव्यू बटन में जाते हैं, यहाँ कह रहा है कि कंट्रोल डिलीट दबाते हैं, ये पूरा डेटा उड़ जाएगा आपका। 15 नंबर में कह रहा है कि एमएस वर्ड में शीर्ष पर स्थित बार को, एमएस वर्ड में शीर्ष पर स्थित बार यानी ऊपर वाले को, एमएस वर्ड क्या बात करते हैं जो ऊपर में बार होता है, वो बार नहीं जहाँ बार बार जाते हैं, ये वाली बार जहाँ पर ऊपर में आपको टूल्स दिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टाइटल बार, याद रखना है टाइटल बार हो गया। 16 तारीख में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटाबेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट, दिनांक और समय, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद फॉर्मूला, किस प्रकार का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। मतलब कि 3 प्रकार का उपयोग किया जा सकता है, एक प्रकार का कोई ऐसा है जो उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जो है हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं। अब फंक्शन कहाँ यूज करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। बहुत छोटी सी समय है लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। देखिए जब हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं, एक्चुअली हम एक खुद डेवलपर हैं, जितना भी आप सुविधा हमारे यहाँ देखते हैं वो मेरी खुद की डिजाइन की हुई है, चाहे वो आप
वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कोई मेरा नोट्स देख रहे हैं, चाहे वो मेरा एडिटर देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है आप फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं कोड के अंदर में, तो हमारा फंक्शन जो है एक्सेल में उपयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, फंक्शन कोडिंग का क्षेत्र का एरिया का सेक्शन हो गया। 17 नंबर में कह रहा है कि चार्ट विशेष के रूप में स्टॉक और शेयरों से संबंध डेटा मानों के आलेखन यानी प्लांटिंग के लिए क्या बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि चार्ट विशेष रूप में स्टॉक और शेयर के संबंध में डेटा माने को आलेखन प्लानिंग यानी प्लांटिंग, या ये थोड़ा प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के लिए क्या बनाया गया है। जो हम अगर चार्ट चाहते हैं या स्टॉक, वो चार्ट यानी आप समझ जाइए कि एक हम चार्ट चाह रहे हैं और हम एक स्टॉक चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो उस संबंध में मेरा कौन सा जो है आलेखन काम आएगा, मेरा कौन सा चार्ट काम आएगा। तो आपको 11 प्रकार की चार्ट होती है, हमने MS वर्ड में आपको दिखाई हुई है अपने ऐप के ऊपर। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि ग्राफ कितनी प्रकार की होती है। मेरी ये सब ग्राफ हो गई, और इस ग्राफ के अंदर जब ऑल चार्ट ऑफ टाइप आओगे तो देखो यहाँ से कॉलम हो गया, लाइन हो गया, पाई हो गया, बार हो गया, एरिया हो गया, XY स्कैटर हो गया, स्टॉक हो गया, सरफेस, डाउनवर्ड, बबल और रडार। तो ये मेरा रडार जहाज बनाने के लिए होता है। और हमारा क्वेश्चन फिर दोबारा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा, स्टॉक और शेयर। तो उसके अंदर में हमारा एक स्टॉक चार्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर आके देख भी सकते हैं। ये मेरा जो स्टॉक चार्ट ही आता है जो शेयर से रिलेटेड, देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ रहता है। अब मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर डेटा रहेगा तो बिल्कुल शो करता है। तो हमारी स्टॉक की खुद की एक अपनी चार्ट ऐप ही है जो कि ये सब मैनेज करता है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन हो गया 18 नंबर। कह रहा है कि एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट के अलावा शॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के शॉर्ट उपलब्ध हैं। यानी MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप जो प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के अलावा शॉर्ट और फिल्टर के विकल्प में कितने प्रकार के शॉर्ट उपलब्ध हैं। इसमें पूछ रहा है कि उस ऑप्शन को हमें पूरा जानना होगा। तो आइए उस ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल। इसमें 2 तरीके के शॉर्ट होते हैं जो हमारे होम मेनू के तहत, अभी आप एक्सेल जो है इसमें श्रृंखला को जो हम देखते हैं वो कई प्रकार से, 2 प्रकार से। 19 में कह रहा है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो हमारा ये हो गया वाईमैक्स, लीज लाइन, वाईफाई और सैटेलाइट। तो हमारा लीज लाइन जो है वो एक वायरलेस कनेक्शन नहीं है, बाकी वाईफाई तो वायरलेस है ही, सैटेलाइट तो वायरलेस है ही, और वाईमैक्स तो वायरलेस है ही। तो हमारा ये क्या हो गया, जो मेरा लीज लाइन होता है वो वायरलेस नहीं होता है। 21 में अगर आप बात करोगे, कह रहा है कि टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप विधि, आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित यानी उसको ट्रांसफर करने की अनुमति देनी है। तो आप कैसे दे सकते हैं, तो उसमें हम लोग एडिटिंग का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ड्रॉप आउट करते हैं। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 21 तारीख से बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा समय बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए अभी वीडियो और क्लासेस थोड़ी लेट से जा रही है, कम जा रही है। फिर मेरा ये सुधर जाएगा 1 से 2 दिन में। और हमने कहा था आपको पिछले वीडियो में कि शेड शुरू कर देंगे, हमने शेड शुरू कर दिया, और अब हमारी रेगुलर क्लास होंगी, क्लास गैप नहीं होगा। शादी का समय था इसलिए घर गए थे, और आपको बताया भी था कि छुट्टियां होने वाली है बीच में, तो थोड़ी लंबी हो गई। लेकिन अब हमारा रेगुलर क्लास शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप टाइपिंग भी मार रहे होंगे। टेस्ट को जरूर लगाइएगा, टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।